हाँ जी, 11 जुलाई के करंट अफेयर्स। आज सबसे पहला करंट अफेयर जो है वो है सोलर पावर का। प्राइम मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के रेवा इलाके में इनॉग्रेशन किया है नए सोलर पावर प्रोजेक्ट का, जिसके लिए न्यूज़ आई है। सबसे पहले सोलर पावर होती क्या है? सोलर पावर एक तरह से कहते हैं कि सनलाइट को जब हम इलेक्ट्रिसिटी या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हीट में हो सकता है, कन्वर्ट करते हैं, उसे सोलर पावर कहते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसे डायरेक्टली कर लें जिसमें फोटोवोल्टाइक सेल यूज करते हैं। जो हमारे सोलर पैनल्स लगे होते हैं वो डायरेक्टली उनके अंदर चार्ज जनरेट होता है जैसे ही उनके ऊपर सोलर एनर्जी पड़ती है, यानी कि सन की रेस पड़ती हैं, उसके अंदर चार्ज जनरेट होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। या इनडायरेक्टली कर सकते हैं जिसमें सोलर पावर को कंसंट्रेट करवा के फिर लेंस और मिरर्स के थ्रू यूज करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मतलब सनलाइट डायरेक्टली नहीं आती, पहले वो किसी लेंस या मिरर के ऊपर डलेगी, फिर जो इसके नीचे चार्जिंग पार्टिकल्स होगा वो चार्ज होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और पुराना प्रोसेस है। आजकल हम डायरेक्ट प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है। तो जो सर, फोटोवोल्टाइक, हाँ जी, कुछ सेल्स होते हैं जिनको अगर उनकी बैटरी खत्म हो जाए तो फिर उन्हें धूप में रखो तो फिर से चार्ज हो जाते हैं। वो कौन से, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट? ऐसे पहली बात तो ऐसा बेसिकली वो जो प्रिंसिपल है ना कि अगर तुम सेल धूप में रखो वो चार्ज हो जाएंगे, वो एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं होता। उसमें होता क्या है कि अंदर जो उसके ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, क्योंकि सेल हीट में थोड़ा एक्सपैंड करता है, तो वो आयंस को मूव करने के लिए स्पेस ज्यादा मिल जाती है। वो टेम्पररी तौर पे थोड़ा सा लगता होता है कि हमें चार्ज हुआ है, वो चार्ज नहीं होता होता। धूप में रखने से कोई सेल चार्ज नहीं होते। वो होता क्या है कि सेल की सेल एक्सपैंड कर जाता है। अंदर जो जैसे लिथियम आयन बैटरी है, उनमें टेम्पररी तौर पे जो एसिड प्रोड्यूस हुआ होता है उसके लिए अब फिर स्पेस ज्यादा बढ़ जाती होती है। मतलब जितना एसिड ने अब जगह घेर ली होती है उसमें थोड़ी स्पेस ज्यादा मिल जाती है, तो उतनी सी इलेक्ट्रिसिटी हमें लगता है ज्यादा मिल गई है, पर एक्चुअली नहीं मिली होती। बट नहीं सर, कई वॉच भी इदां ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਦੀ बहुत, ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं ਹੁੰਦੀ। हाँ, नहीं, जब वॉच की बात कर रहे हो वो अलग चीज है। वॉच हो गए, कैलकुलेटर हो गए, वो सारी चीजें अलग है। उनके ऊपर तो अलग से तुमने देखा होगा जब कैलकुलेटर होता है। मैं तुम्हें वो नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेटर के ऊपर देखा होगा इतनी को ऐसे कई बारी पट्टी लगी होती है, वो ये फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं। जो घड़ियां होती हैं वो भी फोटोवोल्टाइक सेल होती हैं, जो क्या कहते हैं, धूप में जाके चार्ज होने लग जाती हैं। वो अलग टेक्नोलॉजी है। मैं जनरल सेल की बात कर रहा हूँ। अगर तुम घड़ियों और ये कैलकुलेटर की बात कर रहे हो, इनके टॉप पे तो फोटोवोल्टाइक सेल लगा होता है, टॉप स्ट्रिप पे। उसे तभी तो धूप की तरफ करना होता है और वो स्क्रीन वापस ऑन हो जाती है उनकी। ठीक है, तो पहले फोटोवोल्टाइक सेल छोटे स्केल पे ही यूज होते थे, जैसे ये कैलकुलेटर का मैंने एग्जांपल लिया, इन्हीं स्केल्स पे यूज होते होते थे। लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आई और एक फोटोवोल्टाइक सेल को हम दूसरे से लिंक कर पाए और एक लार्ज स्केल पे पैनल बना पाए, और उस पैनल से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए, तो उस सब से जाके अल्टीमेटली हम एक अब इलेक्ट्रिसिटी, एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है सोलर सेल बने किससे होते हैं, सोलर सेल्स का काम क्या है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइट से कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, जो एक फिजिकल एंड केमिकल फिनोमिना दोनों है। ये चीज याद रखना। फिजिकल फिनोमिना कैसे? बिकॉज लाइट जो आ रही है वो एक फिजिकल फिनोमिना है। केमिकल फिनोमिना क्या है? जो इसे कन्वर्ट करके इससे आयंस जो जनरेट हो रहे हैं, जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं, वो एक केमिकल फिनोमिना है। तो दोनों फिनोमिना इसमें अक्कर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद ये तो दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ, लास्ट वाला पॉइंट। इसमें अगर एक तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि एक, पहले तो सोलर सेल किस चीज से बने होते हैं? ये सिलिकॉन के मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, दूसरा, एक सेल कितनी को अपने आप में वोल्टेज जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है, जैसे भी बोलना बोल लो। ठीक है, तो
ये 0.5 to 0.6 वोल्ट्स हर कोई मतलब करंट हर कोई अपना जनरेट करता है पर सेल। जो पूरे पैनल के अंदर बहुत सारे सेल लगे होते हैं, पर सेल 0.5 to 0.6 वोल्ट्स जनरेट हो रहे होते हैं। उसके बाद एक फोटोवोल्टाइक सेल को 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं। एक एब्जॉर्ब करने वाला जो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। एक सेपरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ ऑपोजिट टाइप्स, तो जो चार्ज अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उन्हें सेपरेट करने वाला, और उसके बाद एंड में एक्सट्रैक्शन जो एक्सटर्नल सर्किट तक लेके जाए। देखो ये खुद सिलिकॉन से बना होता है, पर जो इसके सारे सेल्स को आपस में, देखो अब एक सोलर पैनल है, मैंने ड्रॉ किया था सोलर पैनल नहीं, ठीक है। एक सोलर पैनल है, ये सारे सेल्स मान के चलो, ये सारे सेल्स सिलिकॉन से बने हुए हैं, पर अब एक तो इन्हें आपस में कनेक्ट करना है और अल्टीमेटली किसी ना किसी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करना है। तो इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए भी तो कोई मटेरियल लगता है। वो मटेरियल यूज होता है जो बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए मटेरियल माना जाता है, कॉपर, मतलब सस्ता और अच्छा, ठीक है, कॉपर। अब 2 फैक्ट्स जो तुम्हें पीसीएस जैसे पेपर्स में आ सकते होते हैं, यूपीएससी में भी आ सकते हैं, पर पीसीएस में, एचएएस में ऐसी चीजों के चांसेस ज्यादा हैं। वो है एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है। कल यही इनॉग्रेट हुआ है एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। 750 मेगावाट कैपेसिटी वाला हुआ है रेवा, मध्य प्रदेश में। पर एक और फैक्ट भी है जिससे तुम्हें कंफ्यूज किया जा सकता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ है? वो बदला, राजस्थान, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें 2250 मेगावाट कैपेसिटी है, 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। तो अगर मेरे पास पहले ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, तो मैं एशिया का अलग से कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि एशिया, इंडिया भी तो एशिया में पड़ता है, तो ये दोनों का आंसर बदला होना चाहिए था। ये दोनों आंसर अलग अलग क्यों है? फर्क आता है सोलर पावर प्रोजेक्ट और सोलर पावर प्लांट में। ये एक वर्ड का डिफरेंस है जो तुम्हारे पेपर में पूरी की पूरी चीज ही बदल देगा। सोलर पावर प्रोजेक्ट का मतलब है कोई छोटी जगह पे, मतलब ये जो है ना, ये अराउंड 1500 एकड़ में फैला हुआ है और 750 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इनका स्केल, मतलब इनका फैलाव छोटा होता है। यहाँ पे ये पूरी तरह डेडिकेटेड जगहें होती हैं सिर्फ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं ना, इनमें और एक्टिविटीज भी साथ में कैरी आउट शायद की जा रही हो, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जैसे कि विंड मिल्स भी कई बार साथ में लगा देते हैं और चीजें भी कर देते हैं। तो सिर्फ जो अगर सोलर पावर की देखोगे, यहाँ पे देखो फैलाव कितना बड़ा है, 14,000 में 2250 कर रहा है, तो ये 1500 एकड़ में 750 कर रहा है। तो जो प्रोजेक्ट होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। जो प्लांट होते हैं वो साइज में बहुत ही दूर तक फैले होते हैं और शायद एक दूसरे से थ्रू ग्रिड्स कनेक्टेड हो, डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े ना हो। जो प्रोजेक्ट होगा वो अपने आप में सारे के सारे सोलर पैनल भरे होंगे। ये दोनों फैक्ट्स वर्ड्स में क्लियर हो गया। प्रोजेक्ट का आंसर अलग होगा, प्लांट का अलग होगा। फिर प्लांट राजस्थान में या कर्नाटक में? राजस्थान में। कर्नाटका में उससे पहले सबसे बड़ा था, और कर्नाटका वाले कैपेसिटी 2505 मेगावाट है। उससे भी बड़ा ओपन हो गया है जो 2250 मेगावाट्स का है, ठीक है। वो कब बोला था सर राजस्थान वाला? ये पिछले साल एंड में, पिछले साल के एंड में ही हुआ ये। और कर्नाटक वाला 2018 में वाला? 19 की वो शुरुआत में हुआ था, मतलब दोनों आए 2019 में है। ये सबसे बाद में ये आया, सबसे बड़ा भी ये है, ठीक है। और इसको इन्होंने बोला है कि दिल्ली मेट्रो के लिए भी यूज करेंगे। अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था तो बिल्कुल, जो रेवा का प्रोजेक्ट है, इसकी बिजली दिल्ली मेट्रो को भी जाएगी, चाहे ये मध्य प्रदेश में है, पर यहाँ से लाइंस के थ्रू दिल्ली मेट्रो को भी इसकी बिजली जाएगी। ये इंडिया के लिए अब सिग्निफिकेंट क्यों है वो समझने की जरूरत है।
देखो ज्यादातर अब ज्योग्राफी में हम जब पढ़ते हैं, ज्यादातर जो हीट की कंसंट्रेशन है वो कौन सी दो लाइनों के बीच में है? ट्रॉपिकल रीजंस में। एक साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इंडिया कहाँ पड़ता है? अब इंडिया को समझने वाली बात है। अगर तुम इंडिया को रफली, चलो कोई नहीं, जैसा बना, ये ज्यादा ही फैल गया, दोबारा बनाता हूँ, नीचे से बनाता हूँ। बस ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है अभी। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये इंडिया को ऑलमोस्ट सेंटर से पास करता है। तो ये जो नीचे वाला इंडिया का एरिया है ना, ये सारा ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पे मतलब वो वाला एरिया जहाँ पे मैक्सिमम सन की कंसंट्रेशन रहती है सारा साल में, मतलब बहुत अच्छी तरह धूप आती है ये वाले एरिया में। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक सूरज हमेशा इन्हीं लाइनों के बीच में घूमता है, ओवरहेड रहता है। मतलब ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अभी के लिए, सिर्फ ब्रॉड कंसेप्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सोलर पावर बनाने की कैपेसिटी के अच्छे प्लांट बन सकते हैं। तो इंडिया एक बहुत ही सूटेबल प्लेस पे है इसके लिए, इसीलिए माना जाता है। सिर्फ मतलब बाकी तुम टेम्परेट में बना सकते हो, जैसे राजस्थान इससे ऊपर पड़ जाता है, ठीक है, तो हम राजस्थान में बना रहे हैं बिकॉज राजस्थान ऐसा नहीं है कि धूप नहीं आती है, तो हमारे यहाँ पे धूप बहुत आती है, ठीक है, गर्मी हमारे भी यहाँ पे बहुत है, हमारे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा साल धूप रहती है, हमारी बारिशें तो वैसे ही कम होती है नॉर्थ में। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बेस्ट एरिया भी इंडिया में पड़ते हैं, उससे बियॉन्ड भी तुम वो पावर की कैपेसिटी लगा सकते हो, ठीक है। तो जहां जहां पे धूप अच्छी पड़ती है, जैसे यूरोप में बहुत जगहों पे लगे हुए हैं, तो यूरोप तो बिल्कुल ही टेम्परेट जोन के ऊपर वाले एरिया में पड़ जाता है, तो लगाने कहीं पे भी लगा सकते हो। पर दुनिया के बेस्ट एरिया जहाँ पे सोलर पावर पैनल्स बेस्ट परफॉर्म करते हैं वो तुम्हारे ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। तो एक तो इंडिया उस एरिया में 50% पड़ जाता है। इसी के चलते इंडिया ने ना एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, कौन सी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे ISA भी कहते हैं। इसे इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ोगे, पर जो चीज जहां करंट अफेयर में आ रही है हम वहां पे भी पढ़ते जाएंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली है क्या? ये अलायंस काम किस चीज के लिए करती है वो जानना पहले जरूरी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सारी जो पहले जब शुरू की थी, सारी ट्रॉपिकल एरिया में पड़ने वाली कंट्रीज के बीच में एक, चाहे वो पार्शली पड़ती हो चाहे कंप्लीटली पड़ती हो, ट्रॉपिकल कंट्रीज के बीच में, जितनी भी ट्रॉपिक्स में कंट्रीज पड़ती हैं उनके बीच में एक अलायंस थी, एक समझौता था कि हाँ हम मिलके सोलर पावर को डेवलप करने का काम करेंगे। अब ये सिर्फ ट्रॉपिकल तक लिमिटेड नहीं रही है, ऑल कंट्रीज कर दिया गया है। क्योंकि अगर तुम मैप देखो तो ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया की, वो ट्रॉपिक से बाहर पड़ती हैं। तो अगर इंडिया को उनकी एक्चुअली टेक्नोलॉजी चाहिए इस अलायंस के थ्रू, तो हमें सबके लिए ओपन करना पड़ना था ये। तो इस कारण अब ऑल कंट्रीज कर दिया गया है। ये पुराना जब शुरू किया था तब ट्रॉपिकल एरियाज था, अब तुम्हारा अगर ऑप्शन आएगा ये सारी कंट्रीज के लिए ओपन है। तो इसके थ्रू हम करना क्या चाहते हैं? देखो इस टाइम दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे बड़ी सोलर इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम क्या है। जो तुम्हारे सोलर पैनल्स भी है ना, सबसे पहले तो सोलर पैनल्स की ही बात करें, ये ना अलग अलग साइजेस के, अलग अलग कैपेसिटी के, ठीक है, और अलग अलग पावर के आते हैं। हर कंपनी हर देश अपना अपने अकॉर्डिंग बनाई जा रहा है। तो इससे होता क्या है, इकोनॉमी में अगर कोई भी तुम्हें चीज सस्ती चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी सस्ती चाहिए ना, तुम्हें उसे मास पे प्रोड्यूस करना जरूरी है, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना जरूरी है।
ठीक है, इकोनॉमी ऑफ मासेस होना चाहिए कि बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हो तब जाके वो चीज सस्ती होगी। गाड़ियां उस दिन तक सस्ती नहीं हुई थी जिस दिन तक उन्हें एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना नहीं शुरू किया। जब 6-6 महीने एक गाड़ी को बनाने में, 3-3 महीने में इनफैक्ट एक गाड़ी को बनाने में लगते थे, गाड़ियां सिर्फ वो ले सकते थे जो बहुत ही अमीर लोग थे। अब गाड़ियां अफोर्डेबल रेंज में इसलिए आती जा रही हैं बिकॉज मास स्केल पे वो बन रही हैं। सोलर एनर्जी को अगर तुम सस्ता करना चाहते हो, वन ऑफ द थिंग जो सस्ती करने की जरूरत है वो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट तो इनकी वैसे ही कम है, ठीक है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत है स्टार्टिंग में। तो इस अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काम क्या था? ISA ने सारी जितनी भी इसके अंदर ज्वाइनिंग कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके कुछ ना स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर लेने थे। अभी तक खैर किए नहीं है, पर इसका गोल है कि सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके एक कॉमन स्टैंडर्ड्स बना लो कि सोलर पैनल की डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर फोटोवोल्टाइक सेल कितने होने चाहिए, ठीक है, हर सेल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, टोटल पावर कितनी होनी चाहिए, साइज क्या होगा। अब देखो, अगर हर कंपनी को स्पेसिफाई कर दिया गया कि इसी साइज के तुमने सोलर के सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो हर कोई फ्रेम सेम बना रहा होगा, सेल सेम बना रहा होगा, तो अल्टीमेटली चीजें मास प्रोड्यूस, क्योंकि सेम चीज बननी शुरू हो रही है, तो हर कोई बिल्कुल सेम चीज जब बनाएगा तो चीजों का कॉस्ट अपने आप गिरेगी। और जब चीजों की कॉस्ट गिरेगी तभी तो जाके अल्टीमेटली ये लार्ज स्केल पे अडॉप्ट होना शुरू होगा। ठीक है, ये तो है, इसे अडॉप्ट कैसे करेंगे। अब दूसरी साइड देखेंगे सोलर एनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोलर एनर्जी के साथ? तुम बारिश खुद, वगैरह हो जाती है, हाँ जी, बारिश वगैरह हो जाती है, मौसम मतलब जब बादल बादल होते हैं साथ में देता तो। वो तो चलो साल में कितने दिन ही होते हैं, उसकी भी अल्टीमेटली प्रॉब्लम एक ही है। मतलब अगर तुम उस पॉइंट से भी देखोगे, सोलर एनर्जी को स्टोर करना मुश्किल है। देखो, अभी के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोलर एनर्जी से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है बैटरीज की। हमारी बैटरीज इस टाइम पे बहुत ही बल्की हैं साइज में, बहुत जगह चाहिए इन्हें, ठीक है, और इतनी कैपेसिटी नहीं होल्ड करती कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा टाइम चल पाए। अगर तुमने पूरे पूरे एरियाज चलाने हैं तो तुम्हें पहले तो बैटरीज को उतना एरिया देना पड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इस एनर्जी को स्टोर क्यों कैसे करें, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, तुम खुद सोच के देखो, ज्यादा दुनिया को बिजली दिन में चाहिए या रात को चाहिए? ज्यादा बिजली है रात को, रात को। ठीक है, पर सन कब होता है? दिन में। तो रात में सोलर एनर्जी तभी मिल पाएगी अगर हम इसे स्टोर कर पाएंगे, कि दिन में स्टोर कर लिया, रातों को सप्लाई कर रहे हैं। ये अभी नहीं हो पा रहा। इसके कारण एक ना कर्व प्रॉब्लम आती है जिसे डक कर्व कहते हैं, डक कर्व। या अगर मेंस में तुम्हें सोलर एनर्जी पे कहीं कोई क्वेश्चन लिखने पे आए, तुम डक कर्व बना सकते हो, ठीक है, कोई इसका वो नहीं होता। सिर्फ ये इसका इस साइड टाइम है दिन का, मतलब तुम डे हो गया, इस साइड को तुम्हारा आ जाएगा पावर की यूटिलिटी कितनी है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जैसे दिन में, सॉरी, नहीं यूटिलिटी यार वो नहीं आता, सॉरी, हाँ मैं बताता हूँ दोनों में क्या आता है, पहले मैं ड्रॉ करने दो। हाँ, जैसे जैसे दिन राइज होता है, सन ऊपर आता है, तो इनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी ऊपर जाती है और दिन के साथ कम हो जाती है, ठीक है। पर जो हमारी यूजेज है वो दिन से शुरू होके रात को बढ़ जाती है। ये हमारी यूजेज का ग्राफ है, ये उसका है। इसे डायरेक्टली यहाँ पे यूजेज और ये पावर आउटपुट है उसकी, सोलर की, ये तुम अलग से लिख सकते हो। तो ये नीचे को जाता है,
ये ऊपर को जाता है, तो ये एक तरह से डक का ये माउथ इस साइड से और ये बॉडी बनाते हैं, इस कारण इसे डक कव कहते हैं। तो हमारी यूजेज क्या है, दिन में ये देखो प्रोडक्शन क्रॉस भी कर जाती है, जितनी अभी भी सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो पूरी दुनिया के मिला के क्रॉस भी कर जाती है, पर हम उतनी यूज नहीं कर पाते। पर जब चाहिए रात को तब सोलर एनर्जी नहीं रहती। तो होता क्या है, हम सोलर एनर्जी और ये विंड एनर्जी ला क्यों रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में हम जो ये कोल से जो हमारे थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं ना, ये हम सारे बंद कर सकें। पर जब रात को बिजली नहीं आती तो अब रात को थर्मल पावर प्लांट शुरू करने पड़ते हैं। और थर्मल पावर प्लांट ऐसी चीज नहीं है जिन्हें तुम कुछ घंटे चला लो, यानी कि 8-9 घंटे चला रहे हो बाकी सारा दिन बंद रख रहे हो, फिर ये भी बहुत महंगे पड़ते हैं। इन्हें अगर तुम सारा सारा दिन चलाओगे तब जाके ये सस्ते पड़ते हैं, तो इन्हें दिन में भी बंद नहीं किया जा सकता। तो इस टाइम दुनिया की जो माना जा रहा है कि अगली जो खोज है जिसके ऊपर ध्यान देना है और जहां पे फोकस है सारी दुनिया का, वो है बैटरीज बनाने में। छोटी स्मॉल स्केल की बैटरीज हों जो इस पावर को स्टोर कर सकें, जिसके कारण एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम हर घर में बनाया जा सके। तुम्हारी जो पावर होगी, देखो ये जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना सोलर पावर, ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है अगर बैटरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। क्योंकि तुम्हारी जैसे हम जो शहरों में और ज्यादातर जहाँ पे हमारे घरों में जो बिजलियां पहुंच रही हैं, चाहे गांव में हो, ज्यादातर जगह पे जो बिजली पहुंच रही है इसे कहते हैं ऑन ग्रिड। हम बिजली की मेन सप्लाई लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इसके कारण हमारे घर पे बिजली आ रही है। देखिए कभी कोई लाइन टूट जाए, ट्रांसफार्मर सड़ जाए, बिजली बंद। सोलर पावर का ये बेनिफिट होगा अगर लॉन्ग टर्म में, एक तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो जाए और दूसरी बैटरी सस्ती हो जाए, हर घर अपनी खुद की बिजली एक टाइम पे लगा पाएगा और वो ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। ऑफ ग्रिड से क्या बेनिफिट होगा, ऑफ ग्रिड से ये बेनिफिट होगा, लेट्स सपोज कोई पर्सन बिल्कुल दूर जहां तक लाइनें तक नहीं जाती ऑन ग्रिड की, ठीक है, वहां तक वहां वो पर्सन रह रहा है, ठीक है, होगा क्या, नहीं तो घर वालों को ऑन ग्रिड का कनेक्शन में मिल जाएगा, वो ऑफ ग्रिड अपना सिस्टम खुद का चला भी सकते हैं। तो लेट्स सपोज जिस दिन बारिश है, कुछ भी है, उस दिन ऑन ग्रिड पावर ले ली, बाकी दिन ऑफ ग्रिड पे चलते रहे अपनी खुद के घर की सप्लाई पे। पर ऐसा पर्सन जो सारी जो तुम्हारी केबल्स जहां बिछी हुई हैं उससे बहुत दूर रह रहा है और वहां तक केबल्स पहुंचाना बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, इस कारण सरकार बना भी नहीं रही। तो सरकार ये कर सकती है कि जैसे तुम्हारे ट्राइबल एरियाज है उन तक बिजली पहुंचानी है, कि जंगल में उनके घर के ऊपर ही सोलर पैनल लगवा दिए, एक घर के ऊपर एक भी लगवा दिया, वो पूरे घर को बिजली मिल जाएगी एक से। और ऐसे ही पूरे इंडिया में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी हर घर तक जो है वो पहुंच सकती है पॉसिबली, अगर हम सोलर पैनल्स और स्टोरेज की टेक्नोलॉजी बेसिकली वो बढ़ा सकें। सर जी, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं सर, ये दिन में चार्ज होकर रात को चलती रहती है, इनमें स्टोरेज कैसे होती है? इनमें बैटरी होती है। तुम्हारी जो ज्यादातर जो सारी स्ट्रीट लाइट्स, पहली बात तो सारी स्ट्रीट लाइट्स ऐसे नहीं होता कि ऑफ ग्रिड होती हैं, सारी नहीं होती, के ऊपर तुम अलग से होगे, छोटा सा पैनल लगा होता है उनका अपना, सिर्फ वो वाली लाइट्स होती हैं। जिन लाइट्स जिनमें होता है ना, एक्चुअली आजकल हम देखो बल्ब भी एलईडी यूज करने लग गए हैं। सबसे पहले तो ये जो स्टोरेज की कैपेसिटी और चलाने वाली चीजें, ये सिर्फ एलईडी वालों से हो सकती हैं। बाकी जितने भी तुम्हारी स्ट्रीट लाइट्स है ना, और एक्चुअली एलईडी की भी कई ज्यादा, वो सारी ऑन ग्रिड लाइट्स हैं। ऑफ ग्रिड बहुत ही कम है। ऑफ ग्रिड वहां पे बिछाई जाती है जहाँ पे बेसिकली जो तुम्हारे कई चौराहे हैं, जैसे गांव में कोई चौराहा है, अब यहाँ पे कोई बिजली पहुंचाने का तरीका नहीं है, यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में इलेक्ट्रिसिटी मतलब खंबा जब लगाते हैं उसके ऊपर छोटा सा सोलर पैनल भी लगा देते हैं। बाकी तुम्हारी जो 99% जो सोलर लाइट्स है ना, वो सारी ऑन ग्रिड है, ठीक है, मतलब तुम कई ट्रैफिक। सर अभी ना ये चल रहा है, कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभियान चल रहा है, तो ये गांव-गांव में जाके ना लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले ना ये सभी ऑफ ग्रिड ही लगी है, मतलब पूरे गांव में 10-12-15 लगी हैं, वो सारी ऑफ ग्रिड हाँ ऑफ ग्रिड लग लगी है, रही है। के साथ देखना हमेशा छोटा सा एक पैनल उनका अपना लगा होता है, वो उनके अंदर हमेशा बैटरी भी होती है, एक नीचे उनके ना बॉक्स लगा होता है,
वो बॉक्स के अंदर उनकी बैटरी होती है। बॉक्स है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो बॉक्स के अंदर बैटरी होती है, बैटरी में स्टोर करते हैं, उसके बाद वो लाइट रात को तभी जल पाती है। देखना जिस दिन मानसून्स में 10-15 अगर लगातार बादल रहते हैं, ठीक है, उनकी धीरे धीरे बैटरी कम होती जाएगी, तो अल्टीमेटली वो बंद भी हो सकती होती है। मतलब जैसी धूप वापस आने लगेगी वो दोबारा चल जाएंगी। तो इतना टाइम, मतलब उन्हें इतनी उन बैटरीज में कैपेसिटी होती है कि अगर 3 को दिन धूप ना भी आए, वो 3 रातें लगातार अपने आप को चला लेंगी। ठीक है, मतलब अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि तब जाके वो बंद होने लग जाती हैं। तो वो एक्चुअली अच्छा आइडिया, मैंने जैसे आपको बताया, ऑफ ग्रिड घरों में भी यही है। पर वही है, बैटरीज एक तो इस टाइम बहुत ही महंगी हैं, और दूसरा जगह बहुत कंज्यूम करती हैं। तो इस टाइम आम घरों के लिए सस्टेनेबल नहीं है, हर कोई नहीं खरीद सकता बैटरीज और उन्हें मेंटेनेंस उनकी। तो सरकार इसी की तरफ और सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी इस फील्ड में इसकी तरफ ही फोकस है कि ये चीज सस्ती हो जाए ताकि सबके एक्सेस में आ जाएगी। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आज तुम्हारे दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ बात की थी, वो तो तुम्हारी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो तो चलो न्यूज़ बनी है। हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर है यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो जो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स, पहले फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के एज अ सिटीजन माने जाते हैं। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, एज अ सिटीजन के लिए 3 चैप्टर पढ़ने सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये कुछ ऐसी फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस हैं जो स्टेट की अपनी सिटीजन्स की तरफ है, जैसे ये दो, और सिटीजन्स की अपनी स्टेट की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ है, दो तरफा काम करते हैं सारे। मतलब फंडामेंटल राइट्स भी तभी तक है जब तक सिटीजन्स स्टेट को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम अपना राइट भी लिमिटेड तौर पे यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया था, अगर तुम अपना हाथ घुमाना चाहते हो वहीं तक घुमाओ जहां किसी और की नाक को टच ना करे। अगर तुम्हारे कारण किसी और को चोट लग रही है तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो स्टेट को तुम भी प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ, हम भी इन्हें मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं सारे सिटीजन्स पे टू प्रमोट पेट्रियटिज्म एंड अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का बेसिक ऑब्जेक्टिव कह सकते हो कि मॉरल ऑब्लिगेशन लगाता है सारे सिटीजन्स के ऊपर, ताकि हमारे अंदर देश के प्रति भावना जागे और हम इंडिया की यूनिटी ऑफ इंडिया को हमेशा अपहोल्ड करें, ठीक है। ये पार्ट 4A में लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये किसी ना किसी अमेंडमेंट से आई होगी। किस अमेंडमेंट से आई है? 42nd अमेंडमेंट 1976। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में लिखी हुई है? 4A। कौन सी अमेंडमेंट से आई है? 42nd अमेंडमेंट 1976। किस कमिटी की रिकमेंडेशन से आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। ये 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से डाले गए? 42nd। कौन से पार्ट में है? 4A। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। ओरिजिनली अगला अगला जो स्टेटमेंट बन सकते हैं, ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज थी? ओरिजिनली जब 42nd अमेंडमेंट से डाली गई 10 ड्यूटीज थी, पर 86th अमेंडमेंट 2002 से, 86th अमेंडमेंट से 2 चीजें और चेंज की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 आर्टिकल और डाले गए थे। कौन से थे? 21A 21A जो फंडामेंटल राइट है, और 45 सर कौन सा था? आर्टिकल 45 जो डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। तो टोटल 86 अमेंडमेंट से 3 आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे, मतलब 3 चीजें इंसर्ट की गई थी। 21A फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 45 डीपीएसपी, और तुम्हारा आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल एक ही है, आर्टिकल 51A पार्ट के डाला गया था इससे, ठीक है। ये 3 चीजें तुम्हें पूछा जा सकता है। 86 अमेंडमेंट ये तुम वैसे पॉलिटी में डिटेल में पढ़ते हो, पर फिलहाल करंट अफेयर्स में 86 अमेंडमेंट से कौन सी 3 चीजें इंसर्ट की गई? ये रहा उसका आंसर। क्लियर है?
तो 6 to 14 ईयर्स, इस मतलब ये जो ड्यूटी इंसर्ट की गई, इसमें हर पेरेंट और गार्डियन की ड्यूटी लगाई गई कि हर बच्चे को 6 to 14 ईयर्स की एज के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये पेरेंट या गार्डियन की ड्यूटी है। तो हर पेरेंट की ड्यूटी भी लगाई गई। एक साइड स्टेट ने वादा किया कि हम सबको फ्री एजुकेशन देंगे 21A में, दूसरी साइड पे हर पेरेंट और गार्डियन की ड्यूटी लगाई कि वो पढ़ाएंगे। मतलब अगर लेट्स सपोज सरकार तुम्हें कोई चीज फ्री में दे रही है पर तुम उसे ले ही नहीं रहे, ठीक है, तो सरकार भी क्या करेगी? तो इस कारण इसे ड्यूटी भी बनाया गया हर सिटीजन की कि तुम्हें इसे अपने बच्चों को देना भी है, तभी सरकार के फ्री में दिए हुए का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा है। अब बाकी जो जितनी ड्यूटीज हैं ये सारी ड्यूटीज याद करनी होती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बार बार जब पढ़ोगे ना ये याद हो जाएंगी, ठीक है। इसमें कैसी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने मानना है, उसके बनाए हुए आइडल्स और इंस्टीट्यूशन, उसमें लिखे हुए मतलब आइडल्स और उसके बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस, हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इन सब की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। हमारे नेशनल स्ट्रगल जो हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, उसके जो आइडल्स थे जिसके ऊपर हमने लड़ाइयाँ लड़ी, सत्याग्रह, सब कुछ, उन सबको अपहोल्ड करना है। इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें इंडिया को डिफेंड करने के लिए जब भी बुलाया जाएगा तुम हमेशा तैयार रहोगे, ठीक है। इंडिया की हार्मनी और ब्रदरहुड की स्पिरिट के लिए तुम हमेशा काम करोगे, ताकि सारे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर कोई भी किसी में भी कोई भी मिसबिहेवियर ना हो। और इसी पॉइंट में ये भी लिखा है कि वुमेन के अगेंस्ट जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है वो सारी खत्म हो जाए, ठीक है। हमारे रिच हेरिटेज को तुम प्रोटेक्ट करने में पूरी कोशिश करोगे, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में तुम पूरी मदद करोगे। उसके बाद तुम साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म अपने अंदर और आने वाली जनरेशन में डेवलप करोगे। इसी के ऊपर आज का करंट अफेयर बना हुआ था। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? बेसिकली रैशनल सोच, कि तुम किसी भी चीज को एज अ फैक्ट मान के नहीं चलोगे। मतलब जैसे रिलीजन्स, हुआ क्या था, इंडिया गुलाम बना कब है, कॉलोनियलाइज हम हुए कब है? जब हमारे यहाँ पे इनोवेशन बंद होगी। इनोवेशन कब बंद हुई? जब लोग बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ में पड़ गए थे, हर चीज जैसे बोली जाती थी वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते थे, कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो इसके कारण क्या हुआ, समाज में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी शुरू होगी जिनका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। जैसे सती जैसी प्रैक्टिसेस जो एक्चुअली कभी नहीं आनी चाहिए थी, ये कास्ट सिस्टम की ही डिस्क्रिमिनेशन लगा लो, वो भी कभी नहीं आनी चाहिए थी। तो हर चीज को तुम क्वेश्चन करोगे, ठीक है, हर चीज के लिए तुम ओपिनियन बिल्ड करोगे, और इंडिया के लिए हमेशा एक साइंटिफिक टेम्पर रखोगे। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है हमेशा क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखोगे और नई चीजें जगाने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। तुम पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करोगे और वायलेंस से दूर रहोगे। तुम कोशिश करोगे तुम जिस भी फील्ड में हो उसमें एक्सीलेंस हासिल करो, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, ताकि पूरे तुम्हारा भला हो और पूरे देश का भी भला हो, ठीक है। क्योंकि तुम अपना बेस्ट अचीव करोगे, हर इंडियन अपना बेस्ट अचीव करने लग गया तो अपने आप इंडिया अपना बेस्ट अचीव करने लग जाएगा। और लास्ट ड्यूटी जो इंसर्ट की गई थी कौन सी अमेंडमेंट से, अभी ऊपर पढ़ा 21, हाँ, अमेंडमेंट 42, 86, 86। अमेंडमेंट 2002। बाकी सारी 40 सेकेंड से आई है, ये जो बस लास्ट वाली है ये 86 से आई है। हर पेरेंट और गार्डियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को 6 to 14 ईयर्स की एज में एजुकेट करे। क्लियर है? ये थे नहीं करण 86 अमेंडमेंट मैंने अभी तो बताया कि 3 चीजों को इंसर्ट किया है उसने। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 को चेंज किया था, और ये आपका आर्टिकल 51A का के पार्ट आ गया। ये 3 चीजों को 86 अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया, अभी तो बोला था।
42 बोला सर, 42 1976 बोला ऊपर आपने। हाँ जी 42 1976 बताया आपने ऊपर अभी सर। नहीं नहीं, मैंने ये बोला कि ये वाले सारे 40 सेकंड से आए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज अपने आप में तो 42nd अमेंडमेंट से ही इंसर्ट हुई है। सिर्फ जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है, ये एजुकेशन वाला पॉइंट, आर्टिकल 51 ए पार्ट के, इसका के नंबर पॉइंट जो है वो इंसर्ट हुआ है 86 से। बाकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज तो 42nd से ही इंसर्ट हुई हैं। ठीक है ठीक है, सर। ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये मैंने बताया तो था 4A पार्ट में 42nd अमेंडमेंट से आया था, स्वर्ण सिंह कमेटी से आया था। ओरिजिनली ये 10 थी, बाद में 86 अमेंडमेंट से इसे 11th बना दिया गया। ठीक है, हाँ जी करण 45th जो आर्टिकल है इसका सारा का सारा टेक्स्ट चेंज कर दिया गया था। मतलब अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि 6 साल तक के बच्चे की जैसे वेलफेयर और उसकी अर्ली एजुकेशन की जिम्मेदारी दी हुई है। ये हम DPSP का जब चैप्टर उसमें पढ़ेंगे पॉलिटी में तब आएगा। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर।